या हाय एवरीवन। आज है 2 तारीख। कल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मैच था, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडिया ने चेस डाउन कर लिया। 196 रन का टारगेट था, उन्होंने चेस डाउन कर लिया और सेमीफाइनल के लिए उन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में आगे लीड कर लिया टू फॉर द सेमीफाइनल्स। तो हम मैच के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हुआ मैच में, और इंडिया का अब जो सेमीफाइनल्स में जो टीमें पहुंची है, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। तो कौन कौन सी टीमों का मैच किसका अगेंस्ट होगा, और कौन इंडिया का मैच कब है, और कौन कब कहाँ पे होगा मैच, उन सब के बारे में बात करेंगे। प्लस इंडिया के लिए खास बात ये हुआ कि कल जो मैच स्टार्ट हुआ तो पहले इंडिया ने टॉस जीता, और इंडिया ने टॉस जीतते ही मतलब बहुत सही डिसीजन लिया कि वो चेस करेंगे, क्योंकि विकेट ही हमारी ऐसी थी। कोलकाता में चेस करना आसान है, क्योंकि वहाँ ड्यू फैक्टर भी आ जाता है, प्लस फ्लैट पिच है, और फ्लैट पिच भी थी, तो चेस करना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू वहाँ पे पहले बैटिंग करना। तो सूर्य कुमार यादव टॉस जीते हैं, उन्होंने फिर पहले बॉलिंग ली। तो पहले वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करने आती है। स्टार्टिंग में पावर प्ले में ज़्यादा कुछ खास बन नहीं पाते रन, क्योंकि रन बॉल खेलते हैं उनके कैप्टन शेहोप। 33 बॉल पे 32 रन बनाते हैं, और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। खैर, उनके इसी रन की वजह से 33 बॉल्स अकेले वो खेले हैं। नहीं तो अगर वो 33 बॉल्स हटा दे तो 33 बॉल्स में से अगर 32 रन, वन यानी 95 बॉल में 167 रन तो वेस्ट इंडीज़ ने मारे। 167 रन तो 165 रन वेस्ट इंडीज़ ने तो ऐसे ही मार दी थी। शेख 33 बॉल्स 32 रन थे। उसके बाद चेज़ और शेहब ने ओपनिंग की थी। चेज़ ने थोड़ा बेटर खेला। चेज़ 25 बॉल पे 40 रन बनाते हैं। स्टार्ट स्लो थी, पावर प्ले में भी मिड इनिंग में भी जो उन्होंने कवर किया वो एंड ओवर्स में कवर किया। शेहब आउट होते हैं, देन आफ्टर दैट शेहब को वरुण चक्रवर्ती बोल्ड मारते हैं। उसके बाद सिमरन हिटमायर आते हैं। हिटमायर अपने अंदाज में रहते हैं। हिटमायर 12 बॉल पे 27 रन मारते हैं, 2 सिक्स मारते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह के बॉल पे वो आउट हो जाते हैं, संजू सैमसन कैच कर लेते कीप पे। आफ्टर दैट रदरफोर्ड आता है। रदरफोर्ड भी मतलब आप सबके देख लो, सबके स्ट्राइक रेट आप रदरफोर्ड भी आते हैं, 9 बॉल पे 14 रन बनाते हैं, 1 सिक्स मारते हैं। हार्दिक पांड्या भी सिमिलर तरीके से आउट करते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह ने आउट किया था उसको, हिटमायर को। रदरफोर्ड भी 9 बॉल पे 14 रन बना के चले जाते हैं। फिर एक लंबी इनिंग की पार्टनरशिप, एक अच्छी खासी पार्टनरशिप होती है बिटवीन रोमन पॉल एंड जेसन होल्डर, और ये अच्छी खासी पार्टनरशिप मतलब कि वहाँ से उन्होंने गेयर अप किया, एक्सेलरेट कर दिया अपनी इनिंग्स को, क्योंकि इनके 15 ओवर में 14.1 ओवर में इनके अराउंड 112-113 रन थे। तो आखिरी 6 ओवर में इन्होंने काफ़ी कवर कर लिया। आखिरी 6 ओवर में इन्होंने 85 रन टोटल, 85 टू 84 रन इन्होंने कंसीड किए इंडिया टीम ने। और वो भी वो ओवर जिसमें 2 ओवर आपके जसप्रीत बुमराह के थे, और 2 ओवर इनके अर्शदीप के थे, जबकि अर्शदीप के 2.5 ओवर में 15 रन थे। मतलब कि 2.5 ओवर में 15 बॉल 15 रन थे। आखिरी के 9 बॉल में उन्होंने अच्छे खासे रन खा गया वो अर्शदीप। तो काफ़ी महंगे साबित हुए। उनका एक ओवर जो थर्ड ओवर था, जिसमें स्टार्टिंग 3 बॉल तो अच्छी थी, लेकिन आखिरी 3 बॉल में वाइड बॉल पे 4 रन जाता है, फिर 6 जाता है, फिर वाइड, फिर 6। तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है। राउंड बॉल उनको काफ़ी मार देते हैं। तो अर्शदीप को 4 ओवर में 43 रन उन्होंने कंसिडर किए 10.75 की इकोनॉमी, जिसमें से 15 बॉल पे 15 रन थे सिर्फ इनके। मतलब कि आखिरी के 9 बॉल पे 28 रन इन्होंने खाए। जसप्रीत बुमराह भी 9 ओवर में 36 रन देके 2 विकेट लेते हैं, 9 की इकोनॉमी। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 40 रन, 1 विकेट। अक्षर पटेल कोई विकेट नहीं मिला, 4 ओवर देके 35 रन, और वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर देकर 40 रन। तो इसके साथ ही एंड में आखिरी को 5-6 ओवर्स में काफ़ी इंडिया रन लीक्स कर देता है, और टारगेट हो जाता है 196 का। खैर, मेन बात अच्छी बात ये थी कि इस पिच पे मिनिमम ही स्कोर ही 200 एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो कि अब 200 से बिलो रख दिया, रोक दिया इंडिया ने। तो काफ़ी पॉजिटिव साइन था इंडिया के लिए, और वहीं से उनको कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, ये चेजेबल है टारगेट आराम से। क्योंकि और उन्होंने ये फियर फैक्टर भी देखा कि आज के पहले हमने T20 वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ मतलब ऐसा टारगेट हमने कभी चेज़ नहीं किया, बहुत पहले किया था 180+। लेकिन ये लार्जेस्ट चेज़ था इन T20 वर्ल्ड कप।
तो वो सब फियर फैक्टर दिमाग में नहीं आने दिया, अपने पे बिलीव रखा। फिर इन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग स्टार्ट की। सेकेंड इनिंग स्टार्ट होते ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करते हैं। उधर से हुसैन को बॉलिंग दी जाती है, क्योंकि उन्होंने देखते हैं कि सामने से अभिषेक शर्मा आ रहे हैं, तो पहले स्पिन से ही अखिल हुसैन को बॉलिंग पिलाया जाता है। तो अभिषेक शर्मा बहुत ही रुक रुक के खेले, मतलब बहुत ही कंट्रोलिंग करके खेले, मतलब इतना कंट्रोल करके नहीं खेले। उनको सही टप पे बॉल दी गई। जो एक बॉल उन्होंने, जो अकेले ने थोड़ा उनके जो हल्का सा ऑफ स्टंप, मतलब गुड लाइन के ऑफ स्टंप पे रखा है, उसी पे उन्होंने चौका मारा। बाकी तो आ, उनके सारे बाकी बॉल्स तो सारे अच्छी थे। और तो अभिषेक शर्मा ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाते, 11 बॉल पे 10 रन। उसके बाद ईशान किशन आते हैं। ईशान किशन अपने अंदाज में रहते हैं, वो दो चौके मारते हैं। फिर उसके बाद एक और शॉट मारते हैं जिसपे वो कैच थमा बैठते हैं हिटमायर को। हिटमायर ने ही अभिषेक शर्मा का भी कैच लिया था। तो हिटमायर की देखा जाए तो फील्डिंग अच्छी रही। और दोनों इनिंग की तरफ से देखा जाए, दोनों इनिंग्स में फील्डिंग तो बहुत ही, मतलब कैचेस तो बहुत ही ड्रॉप हुए हैं। मतलब कि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी कैचेस ड्रॉप हुए हैं, प्लस इंडिया की तरफ से भी ड्रॉप हुए हैं। अभिषेक शर्मा के दो कैच ड्रॉप किया था, क्योंकि वहाँ से उनको लगा था कि कॉन्फिडेंस कहीं वो चीज़ माइंड में लेके कहीं बैटिंग पे ना आए। तो वही चीज़ मुझे लगता है वो देखी कि भाई काफ़ी ज़्यादा उनके माइंड में वो चीज़ रहेगी। प्लस उसके बाद इन कैचेस तो इनकी तरफ से भी छोड़ेंगे, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से एक कैच आपकी जेसन होल्डर छोड़ते हैं। फिर एक कैच और, दो कैचेस और छूटते हैं। तो फील्डिंग साइड तो बहुत मिस्टेक्स हुई। खैर उसके बाद हम वापस इस पे आते हैं। ईशान किशन जो है वो शिमरन हेटमायर को कैच थमा देते हैं। इस पॉइंट पे इंडिया का स्कोर हो गया था 4.3 ओवर में 41-2। अब उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव आते हैं। तो स्टार्टिंग तो बढ़िया की थी उन्होंने, बट एंड में फिर से उन्होंने वही वो भी कंट्रोल करके खेलने लग गए थे। बट एक तरफ से संजू सैमसन अपना विकेट रोके हुए थे। बट संजू सैमसन का ये आपने नोटिस, अगर जिन्होंने मैच देखा उन्होंने नोटिस करोगे कि संजू सैमसन जो थे वो रन रेट को मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ने दे रहे, मतलब 11 के ऊपर जाने नहीं दे रहे। जब उनको लग रहा है कि 11 को टच कर रहा है, तो उन्होंने एक बाउंड्री, एक चौका लगा के वो वापस से 9.5-10 पे आ जा रहा था रन रेट। तो अच्छी बात ये थी कि इनिंग्स और स्कोरबोर्ड को देखते हुए वो अपने गेम खेलते गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कुछ बाउंड्रीज, एक सिक्स एक चौका लगा के एक ज़्यादा 16 बॉल पर 18 रन नहीं बना पाते हैं। फिर वो सरफेन रदरफोर्ड को कैच दे देते हैं और उनको आउट करते हैं शमार जोसेफ। उसके बाद तिलक वर्मा आते हैं। तिलक वर्मा ने ही एक पॉइंट पे लगा था कि यार वो पॉइंट हो सकता है जहाँ से वेस्ट इंडीज़ जो है कवर कर सकती है। बट तिलक वर्मा की उस इनिंग से वहाँ से इंडिया की इनिंग और एक्सेलरेट कर गई। वो आते हैं, हिट करते हैं, दो चौके लगातार मारते हैं। फिर उसके बाद वहीं 15 बॉल पे 27 रन की एक ताबड़तोड़ इनिंग के साथ, मतलब विद 180 स्ट्राइक रेट, वो अच्छा खासा इंडिया को वो गेम वहाँ से वेस्ट इंडीज़ से निकाल ले जाते हैं। मतलब कि वेस्ट इंडीज़ एक उस पॉइंट जब तिलक वर्मा आए थे, चांसेस थे कि यहाँ से थोड़ा टफ होके वापस कम बैक कर सकते हैं वेस्ट इंडीज़। बट इंडिया ने मौका नहीं दिया। इंडिया ने या फिर संजू सैमसन ने मौका ही नहीं दिया। तिलक वर्मा की उस इनिंग को बिल्कुल ही खींच लेगी वो इनिंग। उसके बाद हार्दिक पांड्या, जब तिलक वर्मा आउट हुए तो तब इंडिया का स्कोर अराउंड 14.4 ओवर में 141 हो चुका था। तो यहाँ से मैच लगभग ही बन गया था इंडिया का। फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, मतलब आखिरी 5 ओवर में 50 रन चाहिए थे, मतलब रन बॉल बता रहा, सॉरी 10 रन का स्ट्राइक रेट। तो वही पूरे ऑल ओवर मैच में 9-11 का ही रन रेट रहा है ओवरऑल। रन रेट भी हुआ था, रिकॉर्ड रन रेट भी हुआ था। तो वही कवर करते गए संजू सैमसन प्लस इंडिया के हर एक जो दूसरी तरफ से टीम आ रही है। मतलब जब लग रहा है कि संजू सैमसन थोड़ा डाउन हो रहा है, तो फिर कोई दूसरा प्लेयर जो होता है वो कोई बाउंड्री हिट करके चले जाता है। जब लगता है कि बाउंड्री, जब उनकी तरफ से कोई दूसरा प्लेयर जो है रन बॉल खेलने लगता है, तो संजू सैमसन हिट कर देते। तो इंडिया का वो स्ट्राइक रेट, रन रेट जो था वो मेंटेन करता रहा, वो 9-11 के बीच में हमेशा रहा। तो यहाँ से कभी प्रेशर उतना बिल्ड नहीं हुआ इंडिया की तरफ से इंडिया पे। और उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं। हार्दिक पांड्या 14 बॉल पे 17 रन मारते हैं। वो एक शॉट उन्होंने मारा था, चौका मारा था, काफ़ी वाइड शॉट था, मतलब कवर्स की तरफ मारा था। वो रिस्की शॉट था, मतलब, लेकिन हाँ चौका चला गया था। उसके बाद हार्दिक पांड्या भी शामार जोसेफ की बॉल पे जेसन होल्डर कैच थमा देते हैं। एक कैच उससे पहले होल्डर ऑलरेडी छोड़ चुके थे, मतलब वो काफ़ी आसान कैच था।
वो छोड़ चुके थे। उसके बाद आखिरी में दुबे आते हैं, मतलब वन जब हार्दिक पांड्या आउट हुए तो 179 फॉर 5 हो चुका था अराउंड 18.2 ओवर्स में। उसके बाद शिवम दुबे आते हैं। शिवम दुबे जो जब आते हैं तो आते ही 2 बाउंड्रीज लगा देते हैं। 2 बाउंड्रीज लगा देते हैं और गेम बिल्कुल ही आखिरी, मतलब जब शिवम दुबे आते हैं तो 18.2 यानी अराउंड 10 बॉल पे अराउंड 16 रन चाहिए था, ऐसा कुछ चाहिए था, 15 रन चाहिए था। तो वो ला के आखिरी बॉल पे 6 बॉल पे 7 रन अराउंड चाहिए होता है इंडिया को। वहाँ से फिर संजू सैमसन स्ट्राइक पे आते हैं। संजू सैमसन एक 6 मारते हैं आखिरी ओवर में। उसके बाद ही वो एक अपने बाउंड्री के साथ अपना जो रन है वो 97 तक पहुँचा देते हैं। तो वो 50 बॉल पे 97 रन नॉट आउट जाते हैं। इंडिया के लिए गुड साइंस थे कि संजू सैमसन वापस कम बैक कर गया। हमारे जो तीनों ओपनर थे, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तीनों ने एक एक बार अपना प्रूव कर दिया है ऑलरेडी कि नहीं वो आ सकते हैं। अब यही है कि भाई अगर किसी दिन ये सारी टीम के सारे प्लेयर्स चल गए एक साथ तो तावड़, मतलब अगर सारे प्लेयर चल गए, अब देखो अभिषेक शर्मा भी अपना किसी दिन चल गए, किसी दिन संजू सैमसन खुल के चल गए। अभी सब इंडिविजुअली चल रहे हैं हर एक प्लेयर। ऊपर के 3 बैट्समैन देख लो, जब संजू सैमसन नहीं चल रहे ईशान किशन चल रहे हैं, जब अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे हैं तो ईशान किशन चल रहे हैं, जब ये दोनों नहीं चल रहे हैं तो संजू सैमसन चल जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये संजू सैमसन और ईशान किशन नहीं चल रहे हैं तो अभिषेक शर्मा चल जा रहे हैं। तो वही है कि भाई मैंने बताया था कि हमें इंडिया की बैटिंग डेप्थ इतनी अच्छी है कि हमें बस एक बैट्समैन चाहिए इस 20 ओवर के गेम में जो इस मैच को आराम से पुल कर लिया, अच्छा खासा टारगेट सेट कर जाए। एंड गुड साइंस फॉर संजू सैमसन और बाकी सबके लिए कि फॉर टीम इंडिया की वो वापस कम बैक कर पाए। और इनके लिए इनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मतलब ये डिसाइडिंग मैच हो सकता था, डिसाइडिंग टूर्नामेंट भी हो सकता था, डिसाइडिंग मैच भी हो सकता था। ये और मैच मान लीजिए अगर यही इनिंग जो मान लीजिए ईशान किशन वाली इनिंग संजू सैमसन खेल देते या फिर अभिषेक शर्मा वाली इनिंग संजू सैमसन खेल देते तो वो काफ़ी ज़्यादा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती कि भाई ऐसे सिनेरियो में तो वापस रिंकू सिंह को ला सकते हैं। बट अब वो फियर फैक्टर नहीं रहा इंडिया के पास। जो फियर फैक्टर था ऊपर में 3 में से कोई संजू सैमसन, वो हट गया बिल्कुल। और गंभीर भी काफ़ी खुश थे वापस जब पोस्ट मैच में जब डग आउट में संजू सैमसन जाते हैं तो वहाँ पे वो नीज बेंड पे होके फिर से दोबारा से प्रे करते हैं। और आफ्टर जब मैच इंडिया जीत जाती है तो स्टेडियम के बीच में पिच पे भी करते हैं। पूरी टीम खुश थी, सारे टीम मेंबर्स खुश थे। ऐसा कोई दिखा नहीं किसी को जो आवाज़ उठती है कि संजू सैमसन के साथ कोई मेंबर गलत कर। सब खुश थे, सब अप्रिशिएट किए। और मेन बात ये थी कि यार अब यहाँ से जो अगला जो मैचेस होगा, अब दो मैचेस चाहिए, 2 मैचेस चाहिए तो इंडिया अगेन अपने टाइटल को डिफेंड कर सकती है। जस्ट 2 विन्स। अगला जो मैच है इंडिया का वो होगा इंग्लैंड के साथ ऑन 5th ऑफ मार्च इन वानखेड़े। तो यहाँ चांसेस अच्छे हैं इंडिया के जीतने के। मतलब मैं नहीं कहूँगा जैसे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के टक्कर के देखे दोनों तरफ हार्ड हिटर्स थे आपके, मतलब पावर हिटर्स ही थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आराम से जीत सकती है इंडिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे लग रहा है। मतलब मैं तो कहूँगा 65-35 का मैच, 60-40 का मैच होगा विद इंडिया हैविंग 60% मार्जिन ऑन देयर साइड। तो यस लेट्स होप। और 4 तारीख को साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होगा, ये सेमीफाइनल। वो मैच टक्कर का होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। वो नील बैटिंग मैच होगा क्योंकि दोनों टीम टक्कर के हैं यार दोनों का। और अच्छी बात है दोनों टीम का यार जो प्लेयर टू प्लेयर वो है फाइट है, वो भी मैच स्किल्स क्राइटेरिया वो भी दोनों सेम है। चाहे साउथ अफ्रीका की बात करूँ चाहे न्यूजीलैंड की। तो वो मैच एक होगा जो सेमीफाइनल में एक इंटरेस्टिंग मैच होगा और फाइटिंग मैच होगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में मुझे ज़्यादा कुछ खास, मुझे इंडिया खास साफ अपर एज लग रहा है। इंडिया आराम से हरा देगी। अब मुझे लगता है सेम ही स्क्वाड के साथ जाएगी, कोई चेंजेस नहीं करेगी। और इसी के साथ फिर यही है कि अभी जो कंसर्निंग जो पॉइंट्स थे कि भाई अपने थोड़े फील्डिंग पे इम्प्रूव करने होंगे क्योंकि अभिषेक शर्मा के कैचेस लास्ट 2 ये तो छूटे लेकिन इसके पहले भी अभिषेक शर्मा की फील्डिंग थोड़ी रही है, लैग करी है। तो इन पे ध्यान रखेगा, पॉइंट्स टू इम्प्रूव में ये रहेगा। प्लस वरुण चक्रवर्ती वापस एक विकेट ले रहे हैं बट वो रन्स लीक कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी उनको थोड़ा अब वेरिएशंस फिर से ट्राई करने होंगे कि क्या सारे प्लेयर्स उनके जो बॉलिंग स्किल्स वो पढ़ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है सब समझ गए कि वरुण चक्रवर्ती को कैसे हैंडल करना है। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती अंधाधुंध अटैक कर रहे हैं, वो पता है कि भाई जब उनको कुछ 1-2 बॉल्स आएंगे तो उस पर अटैक करेंगे। ऐसा नहीं कि सब पे सारी बॉल्स पर वो रन मार रहे हैं। तो रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं वरुण चक्रवर्ती को।
लेकिन जब गलत बॉल आ रही है या फिर गलत जब उनको लग रहा है उनके पाले में बॉल, तो वो मार भी रहे हैं। तो यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को भी अब थोड़ा वेरिएशन लाना पड़ेगा, फिर तो इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मेन स्पिनर तो वही है अभी, वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि बैकअप में हमारे पास अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर, लाइन से कुलदीप यादव बैठे हुए हैं। अगर यही रहा तो फिर सोचना भी पड़ेगा। लेकिन इंडिया अभी कोई चेंजेस नहीं जाएगी। और रही बात रिंकू सिंह वापस ये जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोला था, रिंकू सिंह के फादर की डेथ हो गई थी, तो वो चले गए थे आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो गए थे, तो 1-2 दिन के लिए। बट कल डग आउट में देखा गया उनको, सब मतलब मेरे को तो पर्सनली खुशी हुई कि यार वो बंदा फिर से आ गया डग आउट में और टीम को ज्वाइन कर लिया। तो यस, गुड साइंस फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस ओवर हियर। अब अब हमें रहेगा 5 तारीख का वेट रहेगा, और 5 तारीख का शाम का वेट रहेगा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड से जो जीतेगी वो फाइनल के लिए जाएगी। और ये यार सिर्फ 2 मैच जीतना, आपको जरा सोचो कि सिर्फ 2 मैच जीतने हैं, आप अपने टाइटल फिर से डिफेंड करते हो विद द न्यू यंग टीम। और ये बहुत बड़ा विन रहेगा फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट विन रहेगा फॉर गौतम गंभीर, फॉर फॉर ऑल द यंगस्टर प्लेयर जो भी यहाँ पे थे, क्योंकि जो पिछले मैचेस थे, वो जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था, वो एक सीनियर्स प्लेयर्स के अराउंड रोटेट कर, सीनियर्स प्लेयर्स के अराउंड लीड कर रहा था। तो यही सीन था। अभी यहाँ पे यंगस्टर का रोल है, जो कि 2007 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो रिपीट करता हुआ दिख रहा है। चलिए, लेट्स होप फॉर द विन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।